हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलेक्जेंडर इद्रिसी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। क्योंकि आपके पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे, जिससे आपको स्टडी में काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, और बाकी बहुत सारे लोग जो कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए ये काफी सफिशियंट होगा और उन्हें कोचिंग जाने से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और आराम से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने। अब जैसे देख लो, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि एक कंडक्टर है, ये वायर है। कंडक्टर क्या होता है? वायर हो सकता है ना। कंडक्टर मतलब कि जो करंट को फ्लो होने दे। ठीक है, कंडक्टर वो रहता है मान लो, और एक वायर जो रहता है वो एक हिसाब से कंडक्टर रहता है। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे हमें हर चीज समझना है। ठीक है, अब जैसे ये मान लिया कंडक्टर, इसमें मैंने सप्लाई दिया है ना, इसको मैंने बोर्ड में लगा करके स्विच को ऑन कर दिया, यानी सप्लाई दे दिया, तो उसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं ना, पहले छोटी सी चीज समझ लेते हैं। जैसे मान लिया ये एक कंडक्टर है, इस तरीके से बना देते हैं। मान लिया ये एक कंडक्टर है, इसमें अगर हम सप्लाई देंगे, मान लिया इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव दे दिया, इसमें जब हम सप्लाई देंगे ना, तो सप्लाई देने के बाद इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, करंट जब इसमें फ्लो होगा तो एक चीज होता है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। यानी ये क्या कहेगा भाई करंट तुम इधर मत आओ, और ये करंट को रोकता है। ठीक है, और एक चीज है और है, आपने ये जाना कि जब हम सप्लाई देंगे, यानी सप्लाई क्या होता है, वो एक्चुअल में पोटेंशियल होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इसे वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, प्लस से माइनस के बीच में जितना भी पोटेंशियल रहता है, जितना भी वर्क डन रहता है, जितना भी चेंजिंग रहता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया, V वोल्टेज का सप्लाई हमने दिया, तो यहाँ से करंट I फ्लो होने लगा और ये रेजिस्टेंस को रोकता है। यानी आपको इस कंडक्टर के थ्रू समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता है। इसी वायर के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। और V क्या होता है? V ये वोल्टेज यानी सप्लाई होता है, और ये करंट क्या, करंट आप जानते हैं वो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कितना चार्ज जा रहा है उसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं, उसे करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ओम लॉ हम समझते हैं कि ओम लॉ क्या होता है। अब जैसे ओम लॉ बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। चलो, अगर आपको पता है तो डिफिनीशन कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन क्या है मैं बता देता हूँ क्योंकि आप फिर से एक बार देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो ओम लॉ है, इस ओम लॉ को हम पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर इसका पहला केस क्या है, पहला केस या समझ लो मेन पॉइंट। ठीक है, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जब किसी भौतिक राशि में कोई परिवर्तन ना हो, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब पहले इसको लिख लेते हैं, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हो सकते हैं वो? क्या हो सकते हैं वो? टेम्परेचर हो सकता है और प्रेशर हो सकता है, एक्सेट्रा लिख देते हैं। ठीक है, अगर इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वायर और कंडक्टर, यहां लिख देता हूं कंडक्टर। ठीक है, देन अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्शनल टू इलेक्ट्रिक करेंट। समझ में आया? ये क्या है? बस सीधी सी बात ये जान लो कि ये चीज आपको पता है और आप इसे लिखते भी हो। क्या लिखते हो? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अप्लाइड पोटेंशियल या अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ कंडक्टर। अगर मान लिया कि कोई वायर है, वो कहीं पर रखा हुआ है ना, वो एक नॉर्मल ही है, अभी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, एक ऐसे वायर रखा हुआ है, उसमें करंट जब हम
फ्लो कराएंगे, जब हम उसे वोल्टेज देंगे तो वो वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस यही ओम का लॉ है। लेकिन शर्त क्या है, उसमें कंडीशन क्या है कि जहां पे आप कंडक्टर रखे हो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर, इस टाइप के जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्वांटिटी होती है, वो सब चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तभी ये ओमला सुटेबल होता है, तभी ये ओमला अप्लाई होता है। और क्या है, बस सीधे सा आपको लिखना है कि V प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो, अगर आप इतना चीज पढ़ चुके हो कि अगर प्रोपोर्शनल हटाया जाए तो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो V इक्वल टू IR हो जाएगा। ठीक है, IR हो जाएगा, जहां पे ये R क्या है, R एक कांस्टेंट है। ठीक है, और यही चीज जो है इसे ही रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और मैटर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी करंट को जो रोकता है ना, अभी हमने जो पढ़ा वही चीज है। अगर जो करंट को रोकता है वही प्रॉपर्टी, वही चीज जो उसका जो गुण रहता है, गुण जानते हो, कैरेक्टर, गुण, वही चीज क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, समझ में है। तो ओम लॉ क्या है, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कंडक्टर जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन द अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट। सीधी सी बात है। अब इससे ज्यादा हमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अब V प्रोपोर्शनल टू I, फिर V इक्वल टू IR। ठीक है, बस यही ओम का लॉ था। ठीक है, अब ओमिक सर्किट, एक चीज होता है ओमिक सर्किट। देखो बच्चों, अगर आपको ओम लॉ अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या करना, ओम लॉ तो लिख ही देना, लेकिन क्या है, आप अगर एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हो तो वो उससे एग्जामिनर खुश हो जाता है। अब जैसे आपने ओम लॉ को याद किया, आपने ओम लॉ को लिख दिया। ठीक है, एक चीज और आप एडवांस में जैसे यहाँ पे नोट करके लिख दीजिएगा, नोट ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट क्या होती है, जो ओम लॉ को फॉलो करता है वही ओमिक सर्किट है। ठीक है, इट फॉलो ओम लॉ। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I रहता है। अगर हम ग्राफ बनाए तो इधर क्या हो जाएगा, V I, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर V और इधर I, और इधर I इधर V, यानी उल्टा भी कर सकते हैं, इसको पलट भी सकते हैं, और हमारा ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ये एक ओमिक सर्किट है। अगर आपसे ओम लॉ पूछे तो आपको क्या लिखना है, लिखना है नोट ओमिक सर्किट, इट फॉलो ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे V I का ग्राफ बनाना, सीधा लाइन खींच देना, ये हो गया ओमिक सर्किट। दोस्तों, इससे ज्यादा अगर आप लिखोगे, इससे कम अगर लिखोगे ना तो हो सकता है कि आपके नंबर कटे, लेकिन इतना अगर आप लिखोगे ना तो लगेगा एग्जामिनर को कि नहीं इसने पढ़ा है और ये कहीं से गाइड रूट से याद करके नहीं आया, ये खुद ही बुक से पढ़ करके आया, इसके पास नॉलेज है। तो इस वजह से आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं और आप उसको अच्छे से गेन कर पाते हो, जिसके लिए आप साल भर मेहनत करते हो। ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि आप क्या करो ना, आप जो भी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का आपको फल मिले। ऐसे देखो, आप अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, है ना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेम थिंग लिखेंगे। बहुत सारे लोग क्या है, आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपके साथ कई लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, तो क्या होगा, आप जो चीज लिखोगे वही चीज अदर लोग भी लिखेंगे, तो क्या फर्क मिलेगा। अगर आप इतना थोड़ा सा, देखो ये ज्यादा है भी नहीं और याद भी कुछ खास नहीं करना है, लेकिन क्या है, अगर आप इतना लिख दोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि इसने ओम लॉ पढ़ा और उसके बारे में स्टडी किया और उसने ये जाना कि ओमिक सर्किट क्या होता है, और वो आपको अच्छे से नंबर दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अभी जो आपको काम की चीज मिली है वो फिर आपको बराबर मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू।